स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज की क्लास में हम त्वरित सीरीज, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम चला रहे थे, अब उसकी कंटिन्यूएशन में लेक्चर लेकर आएंगे क्योंकि एमपीपीएससी का प्रीलिम्स जो है नजदीक ही आने वाला है, ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही है। तो इस कंटेक्स्ट में हम एमपीपीएससी के जो सिलेबस में आपकी 10 की 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट में जो टॉपिक लिखे हुए हैं उनको एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। जैसे आप देखें तो पहली यूनिट में एक टॉपिक है आपका भारतवर्ष, आज हम इसको कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक कवर करेंगे इसको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, उनको साथ लेकर कवर करेंगे ताकि आप टॉपिक को भी पढ़ पाए और उससे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और एमसीक्यू को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए उस बात को भी बेहतर तरीके से समझ पाए, है ना। तो यहां देखिए मैंने एक चीज मेंशन की है, सिर्फ एक ही वीडियो काफी है। तो यहां इसका मतलब यह है कि हमने इसमें बहुत प्रिसाइज तरीके से कंटेंट को बनाया है और उसमें एमसीक्यू भी जो संभावित प्रश्न हैं जो बन सकते हैं उनको भी साथ में रखा है। तो मोस्टली संभावना है कि इसी से प्रश्न बनेंगे या इसके आसपास प्रश्न बनेंगे। ऐसा हम इस आधार पर कह पा रहे हैं क्योंकि हमने कई सालों के प्रश्न पत्र को एनालिसिस किया है, जिससे हमने एमपीपीएससी के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और गहराई का अंदाजा लगाया है ना। तो इस आधार पर हम ये कहने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो भारत वर्ष हम पढ़ेंगे, एमसीक्यू के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो है भारतीय ज्ञान परंपरा एक टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, है ना, सभा समिति, गणराज्य, गणतंत्र, कई सारे टॉपिक आपके इस पहली यूनिट में दिए हुए हैं, उन सबको हम एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, एक वीडियो आएगा हमारा, एक टॉपिक का एक वीडियो आएगा और वो प्रश्नों के साथ होगा। आप उसको देख लेंगे कि यकीनन मानिए तो आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप जब एमपीपीएससी के सिलेबस को ठीक से देखते हैं, अभी 2024 का सिलेबस तो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, इसमें एक ही प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ है। 2020 के पेपर को, प्रीलिम्स के सिलेबस को भी देखेंगे और आप उसके 4 साल के प्रीलिम्स के पेपर को देखेंगे तो एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस से बाहर जाके सवाल नहीं पूछा है। जो टॉपिक उसमें लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, उसी से उसने हर साल क्वेश्चन बनाया है। 2024 में भी आप देखेंगे तो यही ट्रेंड रिपीट हुआ है। एमपीपीएससी के सिलेबस में जो टॉपिक लिखे हैं, और एक उसने आपके ऊपर बहुत अच्छी मेहरबानी की है कि सारे टॉपिक को खुद ही खोल के आपके सामने रख दिया है। तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, उस टॉपिक के बारे में सामान्य स्तर की जानकारी आपको होना चाहिए। सामान्य स्तर की मतलब पहले दूसरे लेयर की, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन 85% से ऊपर क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी, डायरेक्ट से सिलेबस से आए हैं और जिनके नेचर आप देखेंगे तो सामान्य प्रवृत्ति के प्रश्न मैं इनको कहूंगा। कहीं 2-4% मॉडरेट प्रवृत्ति के प्रश्न है और कुछ प्रश्न बिल्कुल अनछुए से आए हैं, 8-10 प्रश्न ऐसे होते हैं। तो उन क्वेश्चन से देखिए मैं आपको बताऊं, ना सिलेक्शन होता है ना सिलेक्शन रुकता है ना। उसमें सब लोग, माइनस मार्किंग एमपीपीएससी में होती नहीं है, सब लोग तुक्का लगाते हैं। तो आप भी रैंडम खेल सकते हैं क्योंकि आप देखिए, आप ज्यादा जो तैयारी आपके हाथ में है उस तैयारी को करने की कोशिश कीजिए, उन 10-15-20% तैयारी की तरफ मत भागिए, है ना। आप पहले अपने बेसिक को कंप्लीट कीजिए, क्लियर कीजिए, उसके बाद उस तरफ जा सकते हैं आप, है ना। आपका इन सब चीजों से या इन जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से आपका बहुत बड़ा बड़ा प्रीलिम्स का जो सेक्शन है वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो इस विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़िए, है ना, और दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो, है ना। और हमें इससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज हमारा जो लेक्चर है पहला, भारतवर्ष एमसीक्यू के साथ, है ना। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना। सिलेबस, आप जब मैं आपको भारतवर्ष पढ़ा रहा हूं तो आप अपने सिलेबस को प्रीलिम्स के निकालिए और वहां टिक कीजिए कि हाँ ये भारतवर्ष सिलेबस में लिखा हुआ टॉपिक है ना। अब इसको हम कवर करने के लिए जा रहे हैं, ठीक ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं और हम सारे क्वेश्चन के माध्यम से इसको आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, मतलब कवर तो ऐसे भी करेंगे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से और एमसीक्यू भी साथ में सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं हम भारतवर्ष को, ठीक है। तो भारतवर्ष को जो जिक्र है वो हमें पुराणों में देखने को लिए मिलता है। अब कौन कौन से पुराण है तो आगे मेंशन है, एक ब्रह्मा पुराण है और एक ब्रह्मांड पुराण है, इसमें भारतवर्ष का जिक्र देखने को मिलता है। यहां उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में दिया गया है। तो भारतवर्ष जो है पुराण अनुसार जम्मू द्वीप के अंतर्गत 9 खंडों में से एक है, जो 9 खंडों में से एक है। तो जम्मू द्वीप के अंदर कितने खंड हैं टोटल? 9। एक चीज हमें पता चली, जम्मू द्वीप के अंदर कितने खंड है? 9। इसको याद रखेंगे। ये कहां लिखा है आगे मैं बताऊंगा, ये कहां लिखा है, ये ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। आगे ये इंफॉर्मेशन फिर से मिलेगी आपको, ठीक है। जो हिमालय के दक्षिण से, देखिए हिमालय के दक्षिण से, तो आप भारत का जब मैप देखेंगे, है ना,
ये भारतवर्ष की बात कर रहा है तो और एक्सपांडेड भारत था, लेकिन उस दौरान भी ये चीज लागू होती है। तो हिमालय पर्वत कहां, यही यहां कहीं है, तो इसके साउथ से, इसके दक्षिण से, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, तो इसके दक्षिण से गंगोत्री से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहां तक? कन्याकुमारी इधर है, कन्याकुमारी तक फैला है। और यहां देखिए सिंधु नदी से पश्चिम में कहा, सिंधु नदी यहां कहीं से बहती है, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है भारतवर्ष। तो इसकी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता चल गई। पहला सवाल यहीं से आएगा, और एमपीपीएससी यकीन मानिए बहुत सरल सवाल पूछता है, ये ऐसे ही सवाल पूछेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए भारतवर्ष जम्बू द्वीप का केंद्र था। तो जम्बू द्वीप में जो 9 द्वीप थे, इसमें भारतवर्ष उस जम्बू द्वीप का एक केंद्र था, ठीक है। इसे 7 संकेंद्रित द्वीपों और महाद्वीपों में सबसे भीतरी माना गया है। तो जो भारतवर्ष है, अब देखिए इस बात को समझ लीजिए थोड़ा। मान लीजिए एक सर्कल बनाता हूं मैं, और ये मैं कह देता हूं ये जम्बू द्वीप है, ठीक है। ये क्या है? जम्बू द्वीप। और ये जम्बू द्वीप जो है वो 9 खंडों में विभाजित है। इसको विभाजित करते हैं हम लोग 9 खंडों में, 1 2 3 4 8 हुए ना। हम इसको 9 खंडों में ऐसे विभाजित कर देते हैं, है ना। हमने इसके 9 पार्ट बना दिए, तो 9 खंडों में विभाजित है। इसमें से एक भारतवर्ष है ना। और वो भारतवर्ष जो है वो 7 संकेंद्रित द्वीपों में, अब कुछ द्वीप इसमें हो सकता है छोटे हो, कोई 7 संकेंद्रित द्वीप है। ये 7 संकेंद्रित द्वीप है मान लीजिए, और उनमें से सबसे भीतरी जो द्वीप है वो भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष क्या है कि जो 7 संकेंद्रित द्वीप है उसमें सबसे केंद्रीय द्वीप जो है, सेंट्रल का द्वीप है, वो क्या है? भारतवर्ष है, ठीक है। ये यहां से हमें इंफॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक। अब यहां से जबरदस्त क्वेश्चन बनेंगे, यहां से, है ना। यहां संभावना है जबरदस्त क्वेश्चन बनने की। पहला क्वेश्चन तो वहीं से बनेगा, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से। अब एक पुराण है ब्रह्मा पुराण, ब्रह्म पुराण, और दूसरा पुराण है ब्रह्मांड पुराण। तो आप इन दोनों की इंफॉर्मेशन जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान रखिएगा, एक दूसरे में मिक्स मत कर दीजिएगा। ब्रह्म पुराण में अलग बातें लिखी गई है, ब्रह्मांड पुराण में अलग बातें लिखी गई है। देखिए पढ़ते हैं हम लोग। ब्रह्म पुराण में इसे भरत द्वीप लिखा है। तो एक सवाल बनता है यहां से कि भारतवर्ष को भरत द्वीप किस पुराण में कहा गया है? ब्रह्म पुराण में। दूसरा सवाल बनता है कि भरत द्वीप में, सॉरी, ब्रह्म पुराण में भरत द्वीप लिखा गया है, किसे लिखा गया है? भारतवर्ष को भरत द्वीप लिखा गया है ब्रह्म पुराण में, ठीक है। यहां से बनता है। अब इस ब्रह्म पुराण के में जो लिखा है भरत द्वीप, इसके अंदर कुछ उपद्वीप होते हैं, उपद्वीप। तो भरत द्वीप के साथ कुछ उपद्वीपों के नाम लिखे हैं, अंग, यब, मलय, शंख, कुश और बरा। तो अंग, यब, मलय, शंख, कुश और बरा, ये क्या है? ये उपद्वीप है, ये उपद्वीप है। ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? ब्रह्म पुराण में। और ये जो उपद्वीप है ये वर्तमान में इन्हें देखें तो अनाम, जावा, मलय, ऑस्ट्रेलिया, इन द्वीपों के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ब्रह्म पुराण से मिलती है। इसके अलावा भारतीय द्वीप पुंज के अंतर्गत माने जाते हैं। हाँ, ये सारे जो उपद्वीप है ये भारतीय द्वीप पुंज के अंतर्गत माने जाते हैं। तो एक भारतीय द्वीप है, द्वीप का पुंज है, ठीक है, और उसके अंतर्गत ये सारे द्वीप माने जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें ब्रह्म पुराण में मिलती है। दूसरा देखिए ब्रह्मांड पुराण में इसके इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपण, गर्भस्थी, मानु, नागद्वीप, साम्य, गंधर्व, वरुण, ये 9 विभाग बताए गए हैं। तो भारतवर्ष के 9 विभाग कौन से पुराण में बताए गए हैं? भारतवर्ष के 9 विभाग ब्रह्मांड पुराण में बताए गए हैं। दूसरा सवाल आएगा कि ब्रह्मांड पुराण में भारतवर्ष के कितने विभाग बताए गए हैं? तो 9 विभाग बताए गए हैं। 9 विभागों के नाम पूछेगा क्या? कठिन सवाल है, पूछ सकता है, संभावना कम है, लेकिन याद रखिए, एक बार फिर पढ़ देता हूं मैं। इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपण, गवहस्ती, मानु, नागद्वीप, साम्य, गंधर्व, वरुण, ये 9 विभाग बताए गए हैं, है ना। और इसी ब्रह्म पुराण में लिखा गया है कि प्रजा का भरण पोषण करने के कारण मनु को भरत कहते थे। तो एक कोई मनु व्यक्ति था, वो प्रजा का भरण पोषण करता था, राजा होगा, व्यक्ति क्या होगा, तो वो उसको मनु को भरत कहते थे, और उन्हीं भरत के नाम पे जो है भारतवर्ष का नाम पड़ा। ये हमें जानकारी मिलती है ब्रह्म पुराण से। कुछ लोगों का मत है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें
ब्रह्मांड पुराण से मिलती है। तो ब्रह्मांड पुराण में इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक राजा था जो प्रजा का भरण पोषण करता था, उसका नाम मनु था। भरण पोषण करने के कारण उसको भरत कहा गया और उसी के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। एक इंफॉर्मेशन इसी पुराण से ये मिलती है कि दुष्यंत का पुत्र भरत था, उसके नाम पे ये भारतवर्ष हमें दिखाई देता है। ब्रह्म पुराण में भारतवर्ष को 9 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, 9 विभाग बताए गए हैं इसके। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ठीक, अब हम इसके भारतवर्ष के थोड़ा अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसको थोड़ा देखते हैं। तो जो भारतवर्ष जो शब्द है वो वैदिक शब्द का एक अनुवाद है और जो भारत की मातृभूमि को का प्रतीक है। तो भरत जो थे, राजा भरत, उनकी मातृभूमि का प्रतीक है भारतवर्ष, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, है ना। और इसकी शुरुआत वैदिक युग से मानी जाती है ना। तो भारतवर्ष की शुरुआत जो है वो हमें वैदिक युग से देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद इसका विकास महाकाव्य और पौराणिक युग के दौरान होता है और अंततः इसी क्षेत्र को जो है, इसी भौगोलिक क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। तो जिसको हम भारतवर्ष कह रहे हैं वैदिक काल में, बाद में जाके इसको हमने हिंदुस्तान के नाम से जाना। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र भारत के नाम से जाना जाने लगा। प्राचीन भरत जनजाति, अब इसको याद रखिए, प्राचीन भरत जनजाति के नाम पे पूरे देश को भारतवर्ष नाम दिया गया। तो इस क्षेत्र में एक जनजाति रहती थी, उसका नाम था भरत जनजाति, और उसी भरत जनजाति के नाम पे इस पूरे क्षेत्र को हमने भारतवर्ष कहा। इस जनजाति के सदस्य को भरत संतति कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन आगे भी आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो भरत जनजाति है, इसके सदस्यों को भरत संतति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो हमारे जो पूर्वज थे, जो कवि थे, जो लेखक थे, वो ऐसा मानते थे कि एक बहुत बड़ा पहाड़ी और समुद्रों के बीच का एक बड़ा जो क्षेत्र है, उसमें कोई ना कोई एक ही राजा होगा और वो सार्वभौमिक राजा होगा। और इसमें यह बताया गया कि ब्रह्मांड के शास्त्रीय सिद्धांत में संपूर्ण पृथ्वी को भारतवर्ष कहा गया है। तो ये मानते थे कि एक इतनी बड़ी भूमि है, इस पर कोई एक राजा रहा होगा, एक राजा राज कर रहा होगा। और इसी टाइम पे जो शास्त्रीय वर्णन हमें देखने को मिलता है, उसमें संपूर्ण भूमि को, संपूर्ण पृथ्वी को भारतवर्ष कहा गया है। तो ये कहा ब्रह्मांड पुराण में। तो ब्रह्मांड पुराण है ना, ये ब्रह्मांड पुराण है। तो ब्रह्मांड पुराण में जो है, अभी मैंने आपको बताया था ना ब्रह्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, तो ये ब्रह्मा पुराण की एक और इंफॉर्मेशन आप नोट कीजिए। ब्रह्मा पुराण के शास्त्रीय वर्णन में संपूर्ण पृथ्वी को भारतवर्ष कहा गया है। तो आपसे सवाल पूछेगा एमपीपीएससी कि किस पुराण में संपूर्ण पृथ्वी को भारतवर्ष कहा गया है, तो ब्रह्मांड पुराण में। या पूछेगा कि ब्रह्मांड पुराण के शास्त्रीय वर्णन में भारतवर्ष को कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है संपूर्ण पृथ्वी को, भारतीय उपमहाद्वीप को, जम्मू द्वीप को, या एक और कोई ऑप्शन दे देगा, है ना। तो आप ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। ठीक है, अन्य ग्रंथों में हिमालय के दक्षिण के क्षेत्र को भारतवर्ष कहा गया है और इसका दूसरा नाम आर्यवर्त है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? आर्यवर्त है। जब वैदिक युग में यहां आर्य रहने लगे इस भूमि पे, तब इसका नाम, भारतवर्ष का नाम आर्यवर्त हो गया, है ना। और ऋग्वेद के अनुसार आर्य जो है, आर्यवर्त में रहने वाले लोगों का नाम है आर्य, है ना। ऋग्वेद के अनुसार जो आर्य था, आर्य जनजाति थी, आर्य जो लोग थे, वो आर्यवर्त में रहने वाले लोगों का नाम है। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, इसको देखते हैं। अब देखिए यहां थोड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिखी है जो हमने थोड़ी बहुत डिस्कस करी है, यहां उसको और अच्छे से मैंने हाईलाइट किया है। देखिए, भौगोलिक संदर्भ में बात करें तो हम पहले भारतवर्ष का स्थान देखते हैं। तो स्थान मैंने आपसे डिस्कस कर दिया कि हिमालय के दक्षिण में गंगोत्री से लेके कन्याकुमारी तक, और पश्चिम में बात करें तो सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र तक फैला है। इसके विभाजन की बात करें तो भारतवर्ष को जम्मू द्वीप के एक खंड के रूप में देखा गया है। तो जम्मू द्वीप एक बड़ा द्वीप है और भारतवर्ष उसमें एक टुकड़ा है। ठीक है, देखा गया है, जिसे ऐतिहासिक और पौराणिक रूप में विभिन्न उप महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ऐसी एक इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। ठीक है, ऐतिहासिक इसका नाम कैसे पड़ा, इसको देख लेते हैं। तो भारतवर्ष का नाम, जैसे हमने बताया कि 3 तरीके से भारतवर्ष का नाम पड़ता है। एक तो कहा जाता है कि मनु जो है,
एक व्यक्ति जो प्रजा का पालन पोषण कर रहे थे उनको भरत कहा गया और उसी के नाम पे क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। दूसरा, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा, है ना, ऐसा कहा जाता है। और एक कहा जाता है कि भरत जनजाति का यहां निवास हुआ करता था इस क्षेत्र में, उनके नाम पे जो है भारतवर्ष पड़ा। तो आप तीनों चीजें याद रखेंगे। तो नामांकरण की बात करें तो भारतवर्ष का नाम प्राचीन भरत जनजाति के नाम पर रखा गया, है ना, और इस जनजाति के सदस्यों को भरत संतति कहते थे। भरत संतति जो मैं आपको कह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भरत जनजाति के सदस्यों को क्या कहते हैं, भरत संतति कहते हैं। अब पौराणिक महत्व में तो विभिन्न पुराण, जैसे मैंने आपसे बात की ब्रह्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, इसमें भारतवर्ष का विस्तार, भूगोल, उसकी सांस्कृतिक महत्व सभी का वर्णन है। तो भारतवर्ष का विस्तृत वर्णन हमें ब्रह्मा पुराण और ब्रह्मांड पुराण में देखने को मिलता है, जैसा हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करें, सांस्कृतिक विशेषताओं की, तो भारतवर्ष को प्राचीन समय में आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता था। तो आर्यवर्त के नाम से किसको जाना जाता था, भारतवर्ष को। जब इस भारत भूमि पर आर्य आने लगे, आर्य रुकने लगे, तो इसको आर्यवर्त के नाम से जाने लगा। ठीक है, और आर्यवर्त जिसका अर्थ क्या होता है, आर्य लोगों की भूमि। आर्यवर्त का अर्थ क्या होता है, आर्य लोगों की भूमि। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारतवर्ष को किस नाम से जाने लगा, आर्यवर्त, और आर्यवर्त का अर्थ क्या होता है, आर्य लोगों की भूमि। और ये वैदिक साहित्य में विस्तृत रूप से वर्णित है आर्यवर्त। ठीक है, वैदिक साहित्य में इसका हमें बोलबाला देखने को मिलता है। ठीक है, यहां धार्मिक विविधता, ये इसका मतलब नहीं है। अभी मॉडर्न एज में बात करें भारतवर्ष की, तो क्या सिनेरियो है, तो आप देखें कि 19वीं 20वीं सदी में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है ने भारतवर्ष की पहचान को पुनर्जीवित किया। जो हमारी भारत की और भारतवर्ष की पहचान थी, वो कहीं ना कहीं मध्यकाल में कमजोर हो गई थी। और उसके पहले भी देखें तो धीरे धीरे क्षेत्रीय राजवंश बहुत ज्यादा मात्रा में आ गए थे, कोई ऐसा सेंट्रल पावर नहीं थी, जिसके कारण भारत कई हिस्सों में टूट गया था। तो भारत की जो पहचान है वो धूमिल सी हो गई थी, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये पहचान जो है पुनः जीवित होती है। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा भारत का संविधान लागू होता है, जिसमें भारत को गणतंत्र के रूप में स्थापित किया जाता है। और इसमें इसके भारत के राजनीतिक ढांचे को आधुनिकता के साथ जो है पेश किया जाता है ना, ये इंफॉर्मेशन है। और आधुनिक भूगोल की बात करें, वर्तमान भूगोल की बात करें, जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं, या जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड भारत के अंदर भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार का कुछ हिस्सा, ये भी सब शामिल होता है। उस समय ये भारतवर्ष था, ये सब शामिल होता, अब लेकिन देश बन गए हैं, है ना। तो ये भारतवर्ष के भी कहीं ना कहीं हिस्से हुआ करते थे। तो ये हमारी डिस्कशन है, या निष्कर्ष के तौर पे, खैर ये मेंस की चीज है, थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें, है ना। तो भारतवर्ष एक समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक पहचान का प्रतीक है। ठीक है, तो भारतवर्ष में क्या है, एक समृद्ध संस्कृति है, एक समृद्ध इतिहास है, इसकी एक भौगोलिक पहचान है, इसकी विविधता, इसकी समृद्धता और इसकी परंपराएं इसे एक अनूठा और महत्वपूर्ण स्थान बनाती हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति का यह स्वरूप ना केवल इतिहास में बल्कि वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। ठीक है, आप इसको याद रखिए। ठीक, अब हम आते हैं इसके एमसीक्यू पे, किस तरीके के सवाल एमपीपीएससी पूछ सकता है, और हमें इन सवालों की प्रैक्टिस तो कर लेनी ही चाहिए, है ना। जो हमने डॉक्यूमेंट पढ़ा उससे देखिए लगभग ये सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल देखिए, पहला सवाल, भारतवर्ष कहां फैला हुआ है, इसकी भौगोलिक स्थिति से आ रहा है। तो हिमालय के उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में है, हिमालय के पश्चिम, हिमालय के पूर्व। मैंने आपको बताया था कि भारतवर्ष जो है हिमालय के दक्षिण में गंगोत्री से लेकर कन्याकुमारी तक, और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमालय के दक्षिण में। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मा पुराण में भारतवर्ष को क्या नाम दिया गया है ना, यह प्रश्न है। तो ब्रह्मा पुराण, एक था ब्रह्मांड पुराण, एक था ब्रह्मा पुराण। तो ब्रह्मा पुराण में भारतवर्ष को किस नाम से जाना गया है, भारतद्वीप। भारतवर्ष को भरतद्वीप कहा गया है, इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रह्मा पुराण में भारतवर्ष को किस नाम से लिखा गया है, भरतद्वीप के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको हाईलाइट कराते चलूंगा, उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जिससे भारतीय द्वीप पुंज के अंतर्गत माना जाता है, उसमें कौन कौन से द्वीप शामिल है, उसमें कौन कौन से द्वीप शामिल है। तो उसमें भारतीय द्वीप पुंज हमने देखा था ना, भारत के कुछ उपद्वीप देखे थे द्वीप पुंज में, उसमें अनाम, जावा, मलाया, ये तीनों शामिल थे। ये जापान, चीन, कोरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ये कोई शामिल नहीं था, तो आंसर उसका ए हो जाएगा, है ना, इस द्वीप पुंज में ये शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष का विकास किस युग के दौरान हुआ है। तो भारतवर्ष का विकास किस युग के दौरान हुआ? भारतवर्ष नाम का विकास। तो भारतवर्ष नाम कब पड़ा? प्राचीन काल में पड़ा क्या? वैदिक युग में, मध्य युग में, या पौराणिक युग में? भारतवर्ष हमें नाम देखने को मिलता है प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में हमें भारतवर्ष नाम देखने को मिलता है। एक मिनट, नहीं, ये इसमें आप थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, ये भारतवर्ष जो नाम है हमें पौराणिक युग में देखने को मिलता है, भारतवर्ष, ठीक है, पौराणिक युग में देखने को मिलता है। भारतवर्ष को किस द्वीप का केंद्र माना जाता है? भारतवर्ष कौन से द्वीप का केंद्र है? मैंने आपको बताया था एक बड़ा द्वीप है, उसका केंद्र है कौन? भारतवर्ष। एक जम्मू द्वीप है, एक बड़ा सा द्वीप है, उसका केंद्र कौन है? भारतवर्ष, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, इसको याद रखेंगे। ब्रह्मा पुराण के अनुसार भारतवर्ष के किन द्वीपों को उपद्वीप कहा गया है? तो ब्रह्मा पुराण में हमने कुछ द्वीपों की बात की थी, जैसे अंग, यव, मलय, शक और कुश, ये उपद्वीप हैं। किसके उपद्वीप है? भारतवर्ष, ये उपद्वीप, अंग, यव, मलय, शक, कुश, ये आपकी स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये कहां लिखा हुआ है? ब्रह्म पुराण में। और ब्रह्मा पुराण में क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मांड पुराण में क्या लिखा हुआ है? तो ये देखिए अगला क्वेश्चन वही है, आप देखेंगे किस पुराण में 9 विभागों में भारतवर्ष को विभाजित किया गया है? तो ये जो है ना, इंद्रियदीप, करेशु, ताम्रपण, ये जो है 9 विभाग है, भारतवर्ष के 9 विभाग है। और ये कहां लिखा है? ये ब्रह्मांड पुराण में हमें देखने को मिलता है। तो ब्रह्मांड पुराण में 9 विभागों की चर्चा है, और 9 विभाग कौन कौन से? इंद्रियदीप, करेशु, ताम्रपण, और इसके अलावा और जो हमने पहली स्लाइड में देखे थे, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। भारतवर्ष का नाम किसके नाम पर पड़ा माना जाता है? तो भरत जनजाति के नाम पर, मनु के नाम पे, या दुष्यंत के पुत्र के नाम पे? मैंने आपको बताया था कि तीनों के नाम पर ही भारतवर्ष का नाम पड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। वैदिक काल में किस नाम से भारतवर्ष को जाना जाता है? वैदिक काल में किस नाम से भारतवर्ष को जाना जाता है? हिंदुस्तान? नहीं। आर्यवर्त, आर्यद्वीप, या इंद्रद्वीप? क्या होगा इसका आंसर? आंसर बी, आर्यवर्त के नाम से वैदिक काल में भारतवर्ष को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का नाम किसने हिंदू रखा? सिंधु नदी का नाम हिंदू किसने रखा? तो आपको पता है जो फारसी लोग होते थे वो सा को हा बोलते थे, शाह को हा बोलते थे, तो सिंधु को वो हिंदू बोलते थे फारसी लोग, तो फारसियों ने सिंधु को हिंदू के नाम से बुलाया, और इसी से आगे जाके हिंदुस्तान बना। और जो सिंधु नदी है इसको इंग्लिश में इंडस रिवर कहा गया, और इंडस से ही इंडिया बना, ठीक है। भारतवर्ष के निवासियों को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? भारतवर्ष के निवासियों को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो भारत में जो वैदिक काल में रहते थे उनको आर्य कहा जाता था, आर्यों की भूमि आर्यवर्त थी, है ना, मैंने आपको बताया था। तो भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को वैदिक काल में, टाइम पीरियड याद रखिए, वैदिक काल में क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। भारतवर्ष नाम के अर्थ का क्या है? अच्छा, भारतवर्ष का नाम का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। तो देवताओं की भूमि है, भारत की मातृभूमि है, समुद्र के किनारे है, पर्वतों की भूमि है। तो भारतवर्ष का क्या अर्थ है? भारतवर्ष जो है भारत की मातृभूमि है ना, भारत की मातृभूमि, हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है। प्राचीन भरत जनजाति के सदस्यों को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीन भरत जनजाति के सदस्यों को क्या कहा जाता था? भरत संतति, याद रखिएगा, भरत संतति, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के अनुसार आर्यवर्त का अर्थ क्या है?
तो ऋग्वेद के अनुसार आर्यवर्त का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। सागर का किनारा, बिल्कुल भी नहीं। हिमालय के पास का क्षेत्र, नहीं। आर्य लोगों का निवास, पता नहीं। व्यापारिक मार्ग, ये भी नहीं। क्या है? आर्य लोगों का निवास। ठीक है। भारतवर्ष का एक अन्य नाम क्या है? भारतवर्ष का एक अन्य नाम क्या है? इन नामों में देखें तो भारतवर्ष को एक और अन्य नाम से किसे जाना जाता था वैदिक काल में? अभी बताया था हमने आपको, आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। भारत की सीमा किस नदी से शुरू होती है? भारत की सीमा किस नदी से शुरू होती है? जैसा मैंने आपको बताया था, पश्चिम में भारत की जो सीमा है वो सिंधु नदी से शुरू होती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सिंधु नदी से शुरू होती है भारत की सीमा। ठीक है। भारतवर्ष नाम की उत्पत्ति कब हुई? भारतवर्ष नाम की उत्पत्ति कब हुई? तो वैदिक काल में तो इसको क्या कहा जाता था? आर्यवर्त कहा जाता था। तो प्राचीन काल में जो है भारतवर्ष नाम की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। ठीक है। किस ग्रंथ में भारतवर्ष का वर्णन मिलता है? किस ग्रंथ में भारतवर्ष का वर्णन मिलता है कि यह समग्र पृथ्वी को संदर्भित करता है? मैंने आपको बताया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। किस ग्रंथ में भारतवर्ष का वर्णन मिलता है कि यह समग्र पृथ्वी को संदर्भित करता है? तो ब्रह्मांड पुराण में इस बात को लिखा गया। ब्रह्मांड, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रह्मांड पुराण में लिखा गया है कि भारतवर्ष जो है समग्र पृथ्वी को संदर्भित करता है। भारतवर्ष का क्षेत्रफल किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आप देखें, क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो आसान क्वेश्चन है। केवल हिमालय के पास थोड़ी है भारतवर्ष, समुद्र तट के पास भी नहीं है, केवल शुष्क क्षेत्र में भी नहीं है। तो कहां है? हिमालय के दक्षिण से गंगोत्री से कन्याकुमारी तक भारतवर्ष है। ज्योग्राफिकल लोकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। भारतवर्ष का नाम किस प्राचीन जनजाति के नाम पर रखा गया? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि भारतवर्ष जो है वो जो है भरत जनजाति के नाम पे जो है भारतवर्ष नाम रखा गया, भरत जनजाति के नाम पे, है ना? इसको याद रखिएगा। ब्रह्मा पुराण में भारतवर्ष का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ब्रह्मा पुराण में भारतवर्ष का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा पुराण में भारतवर्ष को भरत द्वीप कहा गया है। भरत का द्वीप, भरत द्वीप कहा गया है। किसमें? ब्रह्मा पुराण में भारतवर्ष को भरत द्वीप कहा गया है। जम्मू द्वीप के अंदर कितने खंड माने जाते हैं? मैंने आपको बताया था कि जम्मू द्वीप के अंदर 7 खंड होते हैं। कितने? 7 खंड होते हैं जम्मू द्वीप के अंदर। जम्मू द्वीप के अंदर कितने खंड है? 7 खंड है। ठीक है। और 9 जो है विभाग देखने को मिलते हैं। यह कहां लिखा है? ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि भारतवर्ष के अंतर्गत हमें 9 जो है वो विभाग देखने को मिलते हैं। और खंड कितने हैं? जम्मू द्वीप में 7 खंड है और 9 विभाग हैं। इसको याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष के भूगोल का वर्णन करने वाली प्रमुख ग्रंथों में कौन शामिल है? तो भारतवर्ष का वर्णन हमें कौन से ग्रंथ में देखने को मिलता है? गीता में मिलता है क्या? नहीं। उपनिषद में मिलता है? नहीं। वेदों में मिलता है? नहीं। कहां मिलता है? पुराणों में। हमने भी बात की, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा पुराण, इनमें हमें भारतवर्ष का वर्णन देखने को मिलता है। आर्यवर्त का अर्थ क्या है? इसको हमने डिस्कस कर लिया। आर्यवर्त का अर्थ होता है आर्य लोगों की भूमि। आर्यवर्त का अर्थ क्या है? आर्य लोगों का देश या आर्य लोगों की भूमि। ठीक है, ये है। ठीक। किस नदी के नाम से हिंदू शब्द का उद्भव हुआ? मैंने आपको बता चुका हूं ये सवाल कि सिंधु नदी के नाम से जो है हिंदू शब्द निकल के आया, क्योंकि जो फारसी लोग थे वो सा को हा बोलते थे, है ना? तो सिंधु नदी के नाम से जो है हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। और किन्होंने किया? फारसी लोगों ने। ठीक है। और इसी से फिर इंडस बनता है और उसी इंडस को बाद में इंडिया कहा गया। भारतवर्ष का एक नाम हिंदुस्तान कब प्रचलित हुआ? तो हिंदुस्तान जो नाम है हमें कब देखने को मिलता है? तो अब देखें, ब्रिटिश काल में तो स्वतंत्रता के बाद ऐसा नहीं है कि ये प्रचलित हुआ, इसके पहले प्रचलित हुआ। क्या ब्रिटिश काल में प्रचलित हुआ था? नहीं, इससे भी पहले प्रचलित हो गया था। क्या मध्यकाल में प्रचलित था? नहीं, इससे भी पहले प्रचलित हो गया था। तो कब हो गया था? प्राचीन काल में। तो जो सिंधु नदी है, फारसी लोग जो है सिंधु नदी से भारत में आते थे व्यापार करने के लिए, सिंधु के किनारे से।
ठीक है, सिंधु रिवर थी वहां पे, तो उसको वो हिंदू बोलते थे और वो जो स्थान था उसको हिंदुस्तान कहने लगे। तो वो कहते थे सिंधुस्तान, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आता था हिंदुस्तान, है ना। तो वहीं से उसका नाम प्राचीन काल में हमें हिंदुस्तान देखने को मिलता है। भारतवर्ष के किस क्षेत्र को सबसे भीतरी द्वीप माना जाता है? मैंने आपको बताया था कि जम्मू द्वीप जो है वो सबसे भीतरी द्वीप माना जाता है, ठीक है, भारतवर्ष का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो भारतवर्ष के निवासियों को भरत कहा जाता है? नहीं, भरत तो राजा थे, भरत एक जनजाति थी। भारतवर्ष के लोगों को क्या कहा जाता है? आर्य, आर्य के नाम से जाना जाता है भारतवर्ष के लोगों को, जो बाद में आर्यवर्त कहलाया ये क्षेत्र। भारतवर्ष की ऐतिहासिक पहचानों में आर्यवर्त किन पुराणों में संदर्भित किया गया है? तो आर्यवर्त किन पुराणों में संदर्भित किया गया, किन पुराणों में आर्यवर्त हमें देखने को मिलता है? तो आर्यवर्त का जो हमें जिक्र है वो विष्णु पुराण में नहीं मिलता है, उपनिषद में भी नहीं मिलता, रामायण में नहीं मिलता, ब्रह्मांड पुराण में जो है हमें आर्यवर्त का जिक्र देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत नाम की व्युत्पत्ति का क्या आधार है? भारत नाम की व्युत्पत्ति का क्या आधार है? तो आप देखें कि प्राचीन जनजाति के नाम पे भारत रखा गया क्या? दुष्यंत के पुत्र के नाम पे भारत रखा गया क्या? हिमालय पर्वत के नाम पे? तो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, भरत जनजाति, दुष्यंत के पुत्र और मनु, उनके नाम पे जो है भारत नाम की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो यहां ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाते हैं, तो मतलब आ और बा दोनों यहां ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष की भौगोलिक संरचना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है, इन सब की तुलना करें तो मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। मैदानी क्षेत्रों में, रेगिस्तान में थोड़ी रहेगी, पहाड़ी एरिया में भी नहीं रहेगी, समुद्री एरिया में नहीं रहेगी, मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या पाई जाती है। किस पुराण में जम्बूद्वीप का वर्णन किया गया है? किस पुराण में जम्बूद्वीप का वर्णन किया गया है? जम्बूद्वीप हमें किस पुराण में देखने को मिलता है? जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप हमें ब्रह्मा पुराण में जम्बूद्वीप का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। किसमें? ब्रह्मा पुराण में, ठीक है। प्राचीन भारतीय साहित्य में भारतवर्ष के अंतर्गत आने वाली प्रमुख महाद्वीपों के नाम क्या है? तो उपमहाद्वीपों के नाम पूछ रहा है आपसे, है ना। तो हमने कुछ उपमहाद्वीप देखे थे, जैसे कुरु, शक, अंग, मलय भी था इसमें, करेशु, ताम्रपर्ण, इंद्र, नागद्वीप, वरुण, सभी थे। तो ये लगभग सभी जो है उपद्वीप माने जाते हैं, ठीक है, ये सभी उपद्वीप है। किस आधार पर भारतवर्ष का नामकरण भारत किया गया? किस आधार पर किया गया? क्या भौगोलिक स्थिति के कारण ये भारतवर्ष नाम पड़ा? नहीं। क्या सांस्कृतिक पहचान की वजह से भारतवर्ष नाम पड़ा? नहीं। क्या धार्मिक मान्यता की वजह से भारतवर्ष नाम पड़ा? नहीं। क्या जनजातीय नाम की वजह से भारतवर्ष नाम पड़ा? बिल्कुल सही। कौन सी जनजाति? भरत जनजाति के नाम पर, भरत जनजाति के नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि हम करने क्या वाले हैं। आगे के लेक्चर में हम अगले टॉपिक को लेके आएंगे और इसी तरीके से एक लेक्चर में उसका कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे और उसके एमसीक्यू आपके साथ सॉल्व करेंगे। इसकी जो पीपीटी है, ये जो फाइल है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।